हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा हम लोग अभी तक मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और उस चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आज हम लोग एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश ये होगी कि 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर भी हम ख़त्म कर लें। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है वो है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ये चैप्टर का नाम है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। लूप यानी धारा लूप क्या होते हैं? देखो, जब हम किसी एक तार को मोड़कर किसी भी आकृति में मोड़कर और उसमें धारा प्रवाह करते हैं तो वो बनता है लूप। क्या बनता है? लूप। ठीक है, और अगर हम क्या करें, उसी तरह से तार के बहुत सारे फेरे लपेट दें तो वो बन जाती है कुंडली यानी कॉइल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला डेरिवेशन है वो यही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी लूप को लटकाते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता हो जाए कि बल आघूर्ण क्या होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल के लगाने के बाद वह वस्तु अपने अक्ष पर घूमने लगे, घूमने की प्रवृत्ति ले आए तो उसे हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे। अगर वह विस्थापित हो जाए तो कार्य हो जाता है, तब हम वहाँ पर कार्य बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिस डेरिवेशन का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। मतलब हमें सीधे सीधे से बल आघूर्ण की बात करनी है। ठीक, तो मान लिया कि ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको प्रदर्शित कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमने क्या किया, हमने काम ये किया कि इस पर एक बल, ये हमने इस पर एक चालक तार से बना हुआ लूप रख दिया। ठीक है, मान लिया कि इसका जो नाम है वो है P, Q, R और ये S। इसके P, Q और R S भुजा की लंबाई समान है, L मान लिया। इसी प्रकार से Q, R और S P रेखा की जो लंबाई है उसे हमने B मान लिया। अब जब हम इस पर वैद्युत धारा स्मॉल आई को प्रवाह करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार बहती है और अब ये हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों के नियम का पालन भी कर रही है। ठीक है, तो देखो, जब इसमें धारा बहती है तो अगर देखा जाए तो ये जो हिस्सा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर ये हिस्सा इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इस तार पर एक लंबवत बल लगने लगेगा जो काम करेगा इधर। बिल्कुल उसी प्रकार इस पर भी एक बल काम करेगा तो इसको इधर ले जाने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, तो मान लिया ये जो बल है वो F1 है, ये जो बल है वो F2 है। काम इस पर भी होगा, बल इस पे भी लगेगा, इस पे जो लगेगा वो मान लिया F3 है और इस पे जो लगेगा वो कौन सा है? F4। तो इस प्रकार से F1 जो बल लग रहा है वो किस चालक तार पर लग रहा है? L लंबाई के उस चालक तार पर कितनी धारा बह रही है? I। सेम वहीं पर यहाँ पर भी जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है, किस चालक तार पर लग रहा है? जिसकी लंबाई L है और जिसमें धारा क्या बह रही है? I। ये दोनों ही बल जो हैं वो इस भुजा को घुमाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं।
इस भुजा को अपने अक्ष पर घुमाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो इस भुजा पर क्या लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण। अब अगर हम इसका सिंपल सा एक अलग से डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाकर हम देख सकते हैं। ये इसमें जो भुजा ये है QR वो रख दी और इस पर दो बल काम कर रहे हैं। अब एक ये F1 काम कर रहा है और दूसरा F2 काम कर रहा है। इस भुजा की लंबाई कितनी है? B। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसने कितना एंगल बनाया है? थीटा। और वो एंगल आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। एंगल क्या हो गया? थीटा। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? बल युग्म धारावाही लूप की भुजा पर लगने वाला बल। दो बल काम कर रहे हैं, F1 और F2, ये दोनों ही आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? धारावाही लूप पर आरोपित बल जो है वो F1 बराबर F2 बराबर क्या आएगा? IB और लंबाई क्या है? L। इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, ये दोनों ही बल बराबर हैं परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। इनकी क्रिया रेखाएं जो है वो विपरीत हैं, इसलिए ये एक बल युग्म बनाएंगे और उस बल युग्म के कारण ये जो कुंडली है वो दक्षिणावर्त घूमने लगेगी। परंतु F3 बराबर F4 भी है जो कि या जिसकी क्रिया रेखा समान होने के कारण तथा दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर दें। ठीक है, तो इनका जो परिणामी हो गया वो क्या मिल गया? शून्य। तब लिखेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये भुजा क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए OAB में ये क्या है? कर्ण। ठीक है, ये क्या है? कर्ण। ठीक, कर्ण आपको पता, कर्ण में आपको कर्ण पता है और लंब ज्ञात करना है। एंगल यहाँ से है तो लंब आपका क्या हो गया? ये। ठीक है, एंगल यहाँ से है, लंब आपका क्या हो गया? AO। ठीक, चलिए आप यहाँ पर निकालेंगे तब धारावाही चालक का बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबवत दूरी आएगी वो क्या आ जाएगी? B sin थीटा। यानी टाउ इक्वल आ गया IB स्मॉल l इंटू में B sin थीटा। इस आयत के लिए देखोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी टाउ बराबर क्या आ गया? IBA sin थीटा, एक बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब छोटी सी बात यहाँ पर आगे आपको और बता दें कि ये हम अगर कॉइल ले लेंगे तो क्या होगा? कुंडली के लिए एक लूप नहीं होगा, इसी तरह से बहुत सारे तार के फेरे होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं यदि कैपिटल N तार के फेरे उपस्थित हों तो टाउ इक्वल क्या आ जाएगा? NIAB sin थीटा। ठीक है, अब इसका मान अधिकतम कब हो सकता है? टाउ मैक्स के लिए थीटा बराबर क्या ले लो? 90 डिग्री। तब यहाँ पर आ जाएगा टाउ मैक्स बराबर NIAB
ये लगेगा उस बल युग्म पर अधिकतम, यानी इस लूप पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना के इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। कॉपी हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है और कैसे सीखनी है, इसकी बात करते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला है, जो है धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, और वो फॉर्मूला है टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ये एक साधारण सा सूत्र है। अगर हम वैद्युत से तुलना करते हैं, तो वैद्युत में, इलेक्ट्रिक में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है? तो लिखेंगे वैद्युत से किसी वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? टाउ। और टाउ बराबर क्या होता है? BE sin। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं तो B sin थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, और E sin थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमारे पास जो NIA है, जिस प्रकार से P वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है, उसी प्रकार से NIA जो बनाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो लिखेंगे वैद्युत से तुलना करने पर, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण से तुलना करने पर चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? NIA। क्या होगा? NIA। ठीक, P से जो है वो वैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लेते हैं चुंबकत्व का, अतः M बराबर हमने मान लिया क्या है? चुंबकत्व का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब लिखेंगे जहां M चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, M क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमने मान लिया है। अब आपसे सबसे पहले कहता है यहाँ पर इसका मात्रक प्राप्त करो। तो भाई M बराबर क्या निकाला? NIA। N का तो कोई मात्रक नहीं होगा, I का होगा एम्पियर, और A जो है वो क्षेत्रफल है, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो M का जो मात्रक हो गया वो क्या आ गया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं AMP डॉट मीटर स्क्वायर। फिर कहता है यहाँ पर ज्ञात करके दिखाओ विमा। तो M बराबर हमने क्या लिखा? फॉर्मूला NIA। N की तो कोई विमा होगी नहीं, I की क्या होगी? A, और क्षेत्रफल की क्या होगी? L स्क्वायर। तो M का जो विमीय सूत्र है वो क्या आ गया? AL स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आना चाहिए। ठीक है, इसको भी उसी के आगे कॉपी किया जाए, फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाए। ठीक है, कॉपी हो गया होगा लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है, अब एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जो डायग्राम आपको दिख रहा है।
ये डायग्राम जो है उसे हम लोग धारामापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारामापी। धारामापी का उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला तो करते हैं हम वोल्टेज नापने में, और दूसरा करते हैं वैद्युत धारा को नापने में। तो वोल्टेज नापने में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बनाते हैं वोल्टमीटर इसी धारामापी को, और जब हम लोग इसे धारा को नापते हैं तो इससे बनाते हैं हम अमीटर। आप 10th की क्लास में पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा। तो वोल्टमीटर और अमीटर तो हम इसे ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम भी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। पहले हम ये पढ़ लें कि ये धारामापी जो है वो क्या है और काम कैसे करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख के आपको पता चल रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि इसमें दो अवतलाकार के चुंबक लेते हैं जिनके विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। यानी एक तरफ हमने रख दिया उत्तरी ध्रुव, दूसरी तरफ रख दिया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक नर्म लोहे की बनी हुई क्रोड ले लेते हैं, और उस क्रोड पर हम एल्युमिनियम या तांबे के तार को लपेटकर इस तरह से कुंडली बना लेते हैं। इसको साधने के लिए हम क्या करते हैं कि दो चूल ये जो बने हैं, इन दो चूलों के माध्यम से हम इसको साध लेते हैं, और दो स्प्रिंग लगा देते हैं ऊपर और नीचे, जो इसकी ऐंठन की प्रक्रिया को पूरी कराती है। साथ में ही अब हम वर्किंग पे आते हैं। सिंपल सी वर्किंग है, एक बार समझ लोगे आ जाएगी, ठीक है। हाँ, चूल के साथ में हम एक संकेतक लगा देते हैं कि अगर ये इस तरफ घूमेगी तो ये आगे बढ़ेगा, और इस तरफ घूमेगी तो ये पीछे आएगा, ठीक है। संकेतक आपका जो है वो नीचे आएगा तो आप समझ जाना कि नेगेटिव है, और ऊपर जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इस कॉइल में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो इस कॉइल में जब धारा का प्रवाह होता है तो उससे क्या होता है कि कुंडली में एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा, और उस बल युग्म के आघूर्ण के कारण ये जो कुंडली है वो हल्की सी घूमेगी। जब ये कुंडली घूमेगी तो पूरी तरह से तो घूम नहीं पाएगी, तो इसकी घुमाने के लिए यहाँ पर दो स्प्रिंग लगा दी गई, ठीक है। यानी जब ये कुंडली घूमेगी तो इस स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगी, और जो ऐंठन उत्पन्न होगी उसके कारण जो संकेतक है वो घूमेगा, और तब संकेतक जब घूमेगा तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ हम धारा के मान को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूज हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं सबसे परिशुद्ध यानी शुद्ध धारा नापने में। इस धारामापी को बोलते हैं कीलंकित कुंडलित धारामापी, ठीक है। और ये भी वेस्टर्न है, मतलब आज के ज़माने में हम इसी तरह का यूज कर रहे हैं। पहले के ज़माने में तो बहुत अजीब टाइप का उपयोग करते थे, मरोड़ टोपी वगैरह लगी होती थी, और वो उसका उपयोग एक प्रकार से मैनुअली किया जाता था। ये अब हमारे पास थोड़ी सी ऑटोमेटिक स्टाइल में बन गई है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बाहर इसे आप अपने लैब में देख सकते हैं, और इस तरह की घड़ी होती है, और जो ये घड़ी होती है इसके बीच में लिखा होता है जी, और यहाँ पर लिखे होते हैं नंबर 0, 10, 20, ये 30, यहाँ पर 10, 20 और ये 30, यहाँ पर लगी होती है एक सुई, और ये इस तरह से बनी होती है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो आपका धारामापी हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब बात ये आती है कि इस धारामापी का उपयोग क्या है। तो धारामापी के दो उपयोग हैं। पहला जो उपयोग है वो होता है वोल्टमीटर बनाने में, और दूसरा जो उपयोग है वो होता है अमीटर बनाने में। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखो, तब तक हम अगली आपको बात बताते हैं, ठीक है। तो धारामापी में पहला जो यूज बताया है वो बताया है वोल्टमीटर बनाने में। क्या बनाने में? वोल्टमीटर बनाने में धारामापी का हमने क्या किया है, उपयोग कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर होता क्या है। हेडिंग पड़ेगी धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो एक वोल्टमीटर क्या होता है भाई? वोल्टमीटर वह होता है जिससे हम किसी भी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज को मापते हैं। यानी वोल्टमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज को नापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो होता है वोल्टमीटर।
वोल्ट मीटर से परिपथ में हमें जिस बिंदु पर वोल्टेज नापना होगा या दो बिंदुओं के मध्य जब हमें वोल्टेज नापना होगा तो वोल्ट मीटर को हम उन दोनों बिंदुओं के समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। एक अच्छा वोल्ट मीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर क्या है, एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या है, तो आप बताओगे जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो? अनंत हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करोगे? तो हम सबसे पहले बनाते हैं धारा मापी से वोल्ट मीटर, यानी धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा सा काम ये करते हैं कि जो भी आपके पास परिपथ है उस परिपथ में आप वोल्ट मीटर जो धारा मापी आपके पास जो भी है उस धारा मापी से आप श्रेणी क्रम में क्या करो? एक प्रतिरोध जोड़ दो। और प्रतिरोध हमने बताया ज़्यादा होना चाहिए, तो आप बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ सकते हो। और उस धारा मापी के साथ जब एक बहुत बड़ा प्रतिरोध आप जोड़ दोगे तो आप उस अरेंजमेंट को जिस परिपथ के समांतर क्रम में लगा दोगे वहाँ पर आप क्या पढ़ लोगे? वोल्टेज। क्या पढ़ लोगे? वोल्टेज। तो देखो, मान लिया कि हमारे पास ये एक वैद्युत परिपथ है और इस वैद्युत परिपथ में आपने कैपिटल ई विभव दे दिया। कितना वोल्टेज दे दिया? कैपिटल ई। यहाँ पर आपका जो प्रतिरोध है R1 है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो R2 है। तो श्रेणी क्रम में जैसा कि ये दोनों जुड़े हैं तो इस पर वोल्टेज अलग होगा, इस पर वोल्टेज अलग होगा। आपसे कहेगा आप ये बताइए कि इस R2 पर कितना वोल्टेज है। तो इस R2 पर जब आपको विभव नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके समांतर क्रम में सबसे पहले एक धारा मापी जोड़ेंगे और उसी से श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसका नाम आप S रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? S। ठीक है, अब इस परिपथ में जो धारा आ रही थी I, वो I जब आएगी तो इस भाग में जो धारा जाएगी वो जाएगी IG। कौन सी जाएगी? IG। यानी ग्रिड में जो धारा जा रही है वो धारा कौन सी है? IG। और इसी के साथ में जो शेष धारा होगी वो यहाँ से जाएगी, तो ये धारा क्या हो गई? I माइनस IG। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रतिरोध R लगा था, इस प्रतिरोध R इस धारा के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उस वोल्टेज का नाम हो गया VG। क्या हो गया? VG। और साथ में नीचे देख रहे हैं तो जो धारा आ रही है इस धारा IG के लिए इस G और S के साथ में भी एक वोल्टेज उत्पन्न होगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वही पूरा वोल्टेज किसके बराबर होगा? VG के। किसके बराबर होगा? VG के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि परिपथ का जो कुल विभव है वो क्या है? VG का मान यहाँ पर बनने वाले वोल्टेज के बराबर है। अर्थात आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः VG जो वोल्टेज बन रहा है वो IG और यहाँ पर कौन वोल्टेज के कितना प्रतिरोध है? G प्लस S के बराबर है। यहाँ से अगर मान निकालते हैं, सपोज कह देता है कि अगर ये VG बनाना था तो आपको यहाँ पर कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ा? तो S जोड़ना पड़ा। तो यहाँ से आ गया VG अपॉन IG इक्वल कितना आ गया? G प्लस S। यानी S बराबर आपको मिल गया VG अपॉन IG और माइनस में क्या आ गया? कैपिटल G। इतना प्रतिरोध यदि आप इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप इस परिपथ में ये प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज बना। सेम अरेंजमेंट अगर आप यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी जो प्रतिरोध बनेगा नीचे का वो G प्लस S होगा और उसमें बहने वाली धारा IG होगी और तब यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो पूरा वोल्टेज यहाँ के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करते हैं तो श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे? S प्रतिरोध जोड़ेंगे और उस S प्रतिरोध का अंकित मान प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी VG अपॉन IG माइनस कैपिटल G।
ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात भी पूछी जा सकती है कि आप कैसे बनाते हैं, तो हम अब इसको लिखेंगे। सर्वप्रथम एक धारामापी कैपिटल जी के साथ में जब हमने इस बहुत अधिक प्रतिरोध S को जोड़ दिया और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या किया, उस दोनों बिंदुओं के मध्य में लगाया, जिन दोनों बिंदुओं के मध्य आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना था या विभवांतर ज्ञात करना था। तो जैसे ही हमने उसमें लगाया तो परिपथ में आने वाली कुल धारा का कुछ भाग IG जो है वो धारामापी में चला आता है तथा शेष भाग जो होता है वो ऊपर वाले लोड यानी प्रतिरोध में लोड में चला जाता है। अब IG के साथ में यहाँ का जो दोनों का प्रतिरोध मिलकर जो भी विभव बनाता है वही विभव ऊपर उन दोनों बिंदुओं के मध्य का होता है। और इसे प्राप्त करने के लिए तथा धारामापी के साथ में लगे प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है S = VG/IG माइनस कैपिटल G। ठीक है, तो इसे कॉपी करके डायग्राम बना सकते हो और ये फॉर्मूला जरूर लिख लो क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 5 से 10 नंबर का लगाने को मिलेंगे। हो गया। चलिए अगली बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो पहले अमीटर समझ लिया जाए। अमीटर क्या होता है? अमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मान की गणना करते हैं। ठीक है, अब बात होती है इसे किसी वैद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अर्थात जिस वैद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना होता है उस वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और श्रेणी क्रम में लगाकर वैद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक अमीटर जो होता है वह वही अच्छा होता है जिसका खुद का प्रतिरोध बहुत कम हो। ठीक है, लेकिन एक आदर्श अमीटर वह हो जाएगा जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य। पर अभी तक ऐसा कोई अमीटर नहीं है। अब बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। एक धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए या धारामापी से अमीटर बनाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक बहुत छोटा प्रतिरोध लगाया जाता है जिसे हम लोग शंट कहते हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं जिसमें आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया हमारे पास ये एक वैद्युत परिपथ है और इस परिपथ में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके श्रेणी क्रम में एक अरेंजमेंट लगाएंगे और सबसे पहले इसके श्रेणी क्रम में हमने एक धारामापी लगा दिया कैपिटल जी। लेकिन इस धारामापी से समांतर क्रम में आपको जोड़ना होता है बहुत छोटा सा प्रतिरोध जिसे नाम देते हैं S यानी शंट। अब ये धारामापी है, इसका खुद का प्रतिरोध जो हो गया वो क्या हो गया, G। अब देखो इस परिपथ में जो धारा आ रही थी उस धारा का नाम है I। क्या नाम है, I। ठीक है, अब जैसे ही वो धारा I इस पॉइंट पर आएगी वो दो भागों में बटेगी। ऊपर यानी ग्रिड में जो धारा जा रही है वो है IG और नीचे शंट में जो धारा जा रही है वो है I माइनस IG। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस कंडीशन में भी अगर हम बात करेंगे तो इस कंडीशन में जो इन दोनों का पोटेंशियल होगा, जो इन दोनों का वोल्टेज होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसको भी बराबर करेंगे विभव से, वोल्टेज से यानी विभवांतर से। तो लिखेंगे, समझेंगे कि ग्रिड यानी धारामापी के सिरों के मध्य का जो भी विभवांतर है वही शंट के सिरों के मध्य का विभवांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शंट के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो I माइनस IG इंटू कैपिटल S है, बराबर धारामापी के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो IG इंटू कैपिटल G। कहता है बताइए कितना शंट आपको उपयोग करना पड़ा, तो आपको S यूज करना पड़ा, यानी IG कैपिटल G अपॉन I माइनस IG हो गया। यानी यहाँ से अगर आपको S फाइंड करना है तो आप सिंपल सी फॉर्म में लिख सकते हैं IG माइनस IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G।
आई जी क्या है समझ लो एक बार फिर से। आई जी जो है वो ग्रिड में जाने वाली धारा है, यानी ग्रिड में जाने वाली वह धारा है जिसके द्वारा जो धारा इसमें जाएगी उससे क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। जबकि आई माइनस आई जी जो है वो बची हुई धारा है जो शंट में जा रही है। यहाँ पर आई जो थी वो परिपथ में आने वाली कुल धारा थी और ग्रिड जी जो है वो धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक है, कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।